जब दलितों का, आदिवासियों का और मुसलमानों का मसला आता है, इतनी डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन क्यों इस तरह का? मेरे आपसे आग्रह है कि प्लीज डोंट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन और रिलीजन। पिछले साल यहीं एक घटना हुई रुपेश पांडे की। उसमें हेमंत सरकार के मंत्री, विधायक सभी लोग आए और उनका परिवार को मुआवजा भी दिलवाए। लेकिन इस घटना पे सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल देखी नहीं गई। तो एआईएम इसके लिए क्या करे? उत्तराखंड में एक बहुत चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी तबरेज अंसारी। उसकी पत्नी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिली और उनको काफ़ी आश्वासन मिला सहायता के लिए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई है। इसके लिए एआईएम पार्टी क्या करे? देखिए, कांग्रेस का विधायक है और हमारे वोट से 40 to 45,000 मुस्लिम वोट कास्ट करता है। हमारे वोट से वो विधायक है, उसका अस्तित्व हमारे वोट से है। विधायक वादा करता है, हजारों की भीड़ में वादा करता है, लेकिन उसका वादा आप देखें, प्रशासन का वादा देखें। 1 रुपए आपने देखा, आप लोगों ने सुना फैमिली मेंबर से कि 1 रुपए किसी ने नहीं दिया। 1 रुपए। डुमरी उपचुनाव होने वाले, उसमें क्या आपकी उम्मीदवारी रहेगी? 100%। और आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता है कि एआईएम सिर्फ चुनाव के टाइम में आती है और वोट काटती है, जिससे बीजेपी को बेनिफिट मिल जाता है। और ये भी आरोप लगता है कि आपकी बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई नहीं होगी। आज 4 नाकारे, 2 मंत्री भी हैं और 2 मुस्लिम विधायक, 4 विधायक हैं। 4 नहीं 40 भी हो जाएं दूसरी पार्टियों के, वो सेल्फ डिपेंडेंट अगर नहीं है तो आज देख रहे हैं हमारे हालात। कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है, तो हमारी आवाज़ बनने वाला है। एक पगार निकलती है इनके तकरीबन 2 साल पहले इसी बरही की सरजमीन पे इंजीनियर शाबान अंसारी जो जॉब होल्डर था, 50,000 रुपये उसकी सैलरी थी, उसको लीच कर दिया यहाँ के लोगों ने। 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। 3 लोगों को पैसे और पावर की बुनियाद पे 3 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। 6 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन उसमें भी लिपापोती की जा रही है। हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि युवा जितनी नीति के लिए 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के लिए सड़क पे उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 1932 खतियान लागू करने की बात कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या झारखंड में 1932 खतियान लागू हो पाएगा? उससे तो क्या लगता है कि आपको बाहर रखने से क्या बीजेपी को जो हराना चाह रही है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाह रही है, इंडिया गठबंधन वो पूरा कर पाएगी जो वो सोच रही है? और आने वाले 2024 के चुनाव में इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे बगैर 2024 में कोई सरकार नहीं बन सकती इंशाल्लाह रहमान। जोहार, मैं जवाद। आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज़ खजाना। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष साकिर जी, जो कि आज बरही पहुंचे थे। पिछले महीने 17 जुलाई को अशफाक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, उनके परिजनों से मिले हैं। तो चलिए और जानते हैं क्या कुछ बातें हुआ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप अशफाक के पीड़ित परिवारों से क्या बातें हुई उनसे और क्या लगा आपको? बहुत दुख हुआ। ऐसा लगता है जैसे इस देश और प्रदेश में लोकतंत्र और जनतंत्र और प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं। लेजिस्लेचर हो या ब्यूरोक्रेसी हो, पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। मैं गया, उनके घर के हालात नहायत ही गरीब फैमिली, इकलौता बेटा, घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं। 2 बहनों की शादी तो हो चुकी है, एक छोटी बहन मौजूद है और अभी आप लोग भी मौजूद थे और भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस के लोग मौजूद थे। आपने देखा कैसा मंजर है। लोगों ने वादा किया। सबसे पहले तो यहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, रोड जाम किया गया था, आपने देखा। ये मौत जो है निश्चित रूप से कस्टोडियल डेथ है, यह पुलिस हिरासत में मौत है, लेकिन इसको किस तरह से एक यूडी अननेचुरल डेथ का रूप दे रहे हैं, अप्राकृतिक हत्या का रूप, अप्राकृतिक मौत का रूप दे रहे हैं, फितरी मौत का रूप दे रहे हैं, जो निहायत ही शर्मनाक बात है। हमने स्टेटमेंट सुना डीएसपी का भी। वर्तमान यहाँ के विधायक जो कांग्रेस के हैं, दुर्भाग्य से ये कांग्रेस के विधायक हैं, सेकुलर पार्टी के विधायक हैं, सो कॉल्ड यूपीए सरकार के घटक दल हैं उसके ये विधायक हैं, उनका भी स्टेटमेंट सुना। और एसपी साहब का भी, हजारीबाग एसपी साहब का स्टेटमेंट सुना हमने। उन्होंने क्या कहा कि चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया अशफाक खान। ठीक है, चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसको उसके साथ मार पिटाई हुई, उसका हाथ तोड़ दिया गया। सब लोगों ने देखा, पब्लिक की पिटाई से। अभी उसकी माँ भी बता रही थी। आपने कितने लोगों पे केसेस बुक किए, कितने लोगों पे एफआईआर किया?
ठीक है, आप पुलिस हाजत में ला के डाल दिया आपकी कस्टडी में। उसके बाद आपके पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं बल्कि लास्ट डिग्री टॉर्चर करके उसके मौत के घाट उतार दिया। बहाना क्या बनाते हैं? मैंने एसपी साहब के भी स्टेटमेंट सुना, बोले कि प्राइमा फेसी, वो भी डायरेक्ट नहीं बोले, एक साइड से किसी पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि सर ये क्या आत्महत्या का मामला लगता है क्या? बोले कि हाँ प्राइमा फेसी में आत्महत्या का। लेकिन मैं उनका फेस जो एंगल था, उनका जो टोन था, बोलने का अंदाज था, बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। आत्महत्या के वो बिल्कुल रियल स्टोरी को कवर अप कर रहे थे, लीपापोती कर रहे थे। अभी तक न्यायिक जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? अभी आप उनके परिवार से भी मिले? आज 20वां दिन है उनकी कस्टोडियल डेथ का, आज 20वां दिन है। ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारी घर वालों को आश्वासन देते रहे। पहले तो ये इन लोगों ने झूठ बोला कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार लोग दौड़ते रहे, घर के फैमिली मेंबर्स। लेकिन 20वें दिन आज बोलते हैं वो डीएसपी साहब नाजिर हुसैन साहब हैं यहाँ, जो वो भी कम दोषी नहीं है इस हत्या में। वो बोलते हैं कि नहीं एफआईआर दर्ज नहीं हो, यूडी का केस हमने, अननेचुरल डेथ का, अप्राकृतिक मौत का, फितरी मौत का केस दर्ज करके भेज दिया गया है। इन लोगों ने जो एफआईआर लिख के दी थी घर वालों ने, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं किया, रिसीविंग दी है। मेरा कहना है कि अगर मेरा केस गलत ही होता, कोर्ट साबित करता, कोर्ट में साबित होता। आपने एफआईआर दर्ज कैसे, किसने राइट दे दिया? ये तो खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम तमाम लोगों को, तमाम भारतवासियों को दिया है, उस राइट्स का वायोलेशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसकी वायोलेशन है। संवैधानिक जो मान्यताएं हैं उसके साथ बलात्कार है। आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? रिलीजियस ग्राउंड पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेद और विभेद नहीं कर सकते। लेकिन क्या किया आज ने? मैं तो एसपी साहब को कह रहा हूं कि एसपी साहब आप बड़े होशमंद हैं, आप रांची में थे, बड़ी ईमानदारी से आपने काम किया था, आप किसको बचा रहे हैं? आप इंसान समझे ना, हम भी इंसान हैं। जब दलितों का, आदिवासियों का और मुसलमानों का मसला आता है, इतनी डिफ्रेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन क्यों इस तरह का? मेरे आपसे आग्रह है कि प्लीज डोंट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन और रिलीजन। आप क्या संवैधानिक मूल्यों के साथ इस तरह अवमूल्यन? अभी जिस तरह से जांच की प्रक्रिया चल रही, क्या लगता है आपको कि उसको परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, लॉ में एक उक्ति बड़ी मशहूर है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ देने में लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, इसका मतलब कि न्याय को इनकार कर दिया गया। साहब न्याय से मुकर गए ये लोग, ये प्राधिकारी, ये लीपापोती कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। पिछले साल यहीं एक घटना हुई रुपेश पांडे की, उसमें हेमंत सरकार के मंत्री, विधायक सभी लोग आए और उनका परिवार को मुआवजा भी दिलवाएं, लेकिन इस घटना पे सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल देखी नहीं गई। तो एआईएम इसके लिए क्या करेगी? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात, बड़ी विडंबना है कि रुपेश हत्याकांड में लिंचिंग का मामला नहीं था। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एडमिट किया था कि लिंच का मामला नहीं है, यह किसी आपसी दुश्मनी का मामला था। उसमें देखा आपने, विधायकों और मंत्रियों की लाइन लग गई, 5 लाख रुपए और एक नौकरी। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पे निमंत्रित करके, निमंत्रण देके, दावत देके, बाज़ाब्ता बड़े मान सम्मान के साथ पूरे फैमिली मेंबर को बुला के उन्हें नौकरी भी दी। 5 लाख रुपए बहुत अच्छी बात है। आप 50 लाख दे देते, घर भर को नौकरी दे देते, मुझे कोई शिकायत नहीं, खुशी होती। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सरकार भी भारत की संविधान की मान्यताओं के साथ इस तरह उल्लंघन क्यों कर रही है? वो भी आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन इस तरह क्यों कर रही है? आप कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन और रिलीजन के नाम पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर ये विभेद क्यों? आज तक उसको 2 रुपए नहीं मिले। विधायक, दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का विधायक है और हमारे वोट से 40 to 45,000 मुस्लिम वोट कास्ट करता है, हमारे वोट से वो विधायक है, उसका अस्तित्व हमारे वोट से है। विधायक वादा करता है, हजारों की भीड़ में वादा करता है, लेकिन उसका वादा आप देखें, प्रशासन का वादा देखें, 1 रुपए आपने देखा, आप लोगों ने सुना फैमिली मेंबर से कि 1 रुपए किसी ने नहीं दिया, 1 रुपए मुआवजा। अब वो बोलता है, विधायक यहाँ का बोलता है, कांग्रेसी विधायक, अगर हमारी आवाज़ मिस्टर राहुल गांधी तक पहुंचती हो, आपने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बनाया है,
कहाँ हैं? हमको एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। आपका विधायक है, कांग्रेस का विधायक है, घटक दल का विधायक है, यूपीए की सरकार है, और पूरी सरकार हमारे वोटों से उसका वजूद कायम है, और हमारे साथ अन्याय। अशफाक खान की घटना पर सरकार और यहाँ के विधायक की कोई सकारात्मक पहल देखी नहीं जा रही है, तो एआईएम इसके लिए क्या लड़ाई लड़ेगी और उस पीड़ित परिवार को इंसाफ कैसे दिलाएगी? हम जो आज बरही के सरजमीन पे आए हैं, स्पेशली अपने सुप्रीमो, अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे, उनके इंस्ट्रक्शन पे हम लोग आए हैं। चूँकि वो भी वहाँ से वॉच कर रहे हैं, बहुत नज़दीक से वॉच कर रहे हैं, चूँकि जिस दिन से घटना घटी पूरे देश में, पूरी मतलब ग्लोबली वायरल है ये मामला, पूरी दुनिया में ये वायरल है। तो स्पेशली बहुत ही नज़दीकी, बहुत ही माइन्यूटली हमारा एसएस साहब देख रहे हैं। 20 दिन हो गया जब ये पता चला है, एसएस साहब को खबर है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, तो बेचैन होकर हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया, जाओ, फौरन जाओ, अभी जाओ, आज जाओ, इसी वक्त जाओ, निकलो और पूरी ग्राउंड रियलिटी लेके आओ। एफआईआर दर्ज हुआ क्यों नहीं हुआ? अगर एफआईआर उसने रिसीविंग दी तो क्यों एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? यूडी का केस कैसे दर्ज कर दिया उसने? किस ग्राउंड पे किया? किसने अधिकार दिया? संविधान की कौन सी धाराओं ने अधिकार दिया इन पुलिस वालों को कि यूडी का केस दर्ज करेगा, हमारा एफआईआर दर्ज नहीं करेगा? हमारा की पार्टी लड़ाई कैसे लड़ेगी? हमारी पार्टी पूरी तरह से अपने कॉस्ट पे मामला, चाहे वो सिविल कोर्ट में लड़ना पड़े, हाई कोर्ट तक जाना पड़े और या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंप्लीटली अपने कॉस्ट पे ये पूरा केस लड़ेगी इंशाअल्लाह। और हम लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनको माली मदद भी देंगे। झारखंड में एक बहुचर्चित मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तबरेज अंसारी, उसकी पत्नी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ली और उनको काफ़ी आश्वासन मिला सहायता के लिए, लेकिन नहीं मिल पाई है। इसके लिए एआईएम पार्टी क्या करेगी? देखिए, मिस्टर हेमंत सोरेन की जहाँ तक बात है, मिस्टर हेमंत सोरेन के जितने भी सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, दाएं बाएं हैं, आप देख रहे हैं, वो पिंटू, शिंटू, चिंटू, भट्टाचार्य, द्रोणाचार्य, पांडे, पंकज मिश्रा, इसी तरह के जो मनवादी और सामंतवादी लोग हैं, और वो वही उनके सलाहकार हैं। उनको ये पता नहीं, वो बिहार में काश कि वो देखते कि 14-15% यादव और 14-15% मुसलमान हैं। 25 से 30 साल तक शासन क्या इस 30% की आबादी पे? झारखंड में 28 से 29% आदिवासी वोटर है, 19 से 20% हम मुस्लिम वोटर है, 11-12% हमारा दलित समाज का वोटर है, टोटल मिलकर 60% प्लस होता है। वो 30% वोट में मुखर होके पूरा बाल साफ करो का नारा मुखर होके दिया, मई समीकरण मुखर होके दिया, पिछड़ों की बात मुखर होके की, आदिवासियों दलितों की बात मुखर होके लालू यादव की जहां तक बात कर रहे हैं। हालांकि ग्राउंड पे वो भी बहुत ईमानदार नहीं रहे, बहुत ईमानदार और लोकतांत्रिक नेता नहीं रहे, लेकिन चलिए कुछ हद तक जो उन्होंने दिया उनसे सबक हासिल करना चाहिए ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को कि वहाँ 30% वोट था, यहाँ 60% प्लस वोट के मालिक हैं आप क्यों शर्मा रहे हैं? आपको किस चीज़ का डर है? आपको किस समाज के वोट जाने का खतरा है? अगर आप मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों को, तमाम लोगों को, वो आपकी प्रजा है, रियाया है, यहाँ की है, आपकी जनता है, आप क्यों, अच्छा हम धर्म क्यों देख रहे हैं? आप न्याय दो ना, जो भी इंसाफ हो सबके साथ, बिना भेदभाव, कोई वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, ये क्या देखना है? आप न्याय दो ना, जो मजलूम हो उसको न्याय दो। गठबंधन सरकार की 4 साल पूरे वाली है, आपको क्या लगता है इन 4 सालों में कैसा कार्यकाल रहा सरकार? भाई मेरे, हम इन बेईमानों से कुछ अलग डिमांड नहीं करने जा रहे हैं, इनको ये याद दिलाने जा रहे हैं कि जो आपने मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र जारी किया था निश्चय पत्र के रूप में, उसने आपने सभी समाज से आपने वादा किया था। मुसलमानों से विशेष रूप से आपने उर्दू एकेडमी की बात की थी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की बात की थी, अल्पसंख्यक आयोग की बात की थी, वक्फ बोर्ड की बात की थी, अल्पसंख्यक वित्त आयोग की बात थी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की थी, 10% आरक्षण देने की बात थी, 15 पॉइंट प्रोग्राम को लागू करने की बात थी, सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू करने की बात थी। आपने कुछ भी नहीं किया, अपने वादे पूरे नहीं किए। मैं डिमांड क्या करूं आपसे? कोई वादा नहीं पूरा किया आपने, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको पता है ये चुनाव आ रहा है। और मतलब समझ में बात नहीं आती है कि इस तरह से मतलब क्या इनकी सोच है। 1 साल चुनाव के बचे हैं, 4 साल आपका निकल गया, आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, धराशायी है।
अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगी, आप तो डैमेज हो गए वहीं पे, डैमेज हो गए वहीं पे। आपको कौन इस तरह, आप खुद इशारा, आपकी अपनी मंशा है इस तरह लोगों के साथ ट्रीट करने की, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के साथ, या ये प्रशासनिक अधिकारी ये चाह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि ये जितने भी जुडिशियल, अरे ये ब्यूरोक्रेसी और आपके लेजिस्लेचर के लोग हैं, वो आपको आपके राजनीतिक अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। 2024 में आपको मिटा देना चाहते हैं राजनीतिक रूप से ना, इसीलिए ये सारे अधिकारियों और पदाधिकारियों का रवैया जो है वो सरकार के खिलाफ है। हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि युवा, जितने भी युवा लोग हैं, नियोजन नीति के लिए 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के लिए सड़क पे उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 1932 खतियान लागू करने की बात कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या झारखंड में 1932 खतियान लागू हो पाएगा? उससे भाई मेरे, इस सरकार के पास नीयत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब नीयत ही नहीं है तो आपकी पॉलिसी कहाँ से, नीति कहाँ से आएगी? आपने देखा इससे पहले, सबसे पहले यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से स्पेशल एक सेशन बुला के आपके सरना धर्म कोड बिल पास किया इन्होंने, बिल्कुल बिल पास किया। उसके बाद उन्होंने मॉब लिंचिंग का बिल पास किया। उसके बाद तीसरा बिल आपने देखा 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति, आरक्षण नीति फंस गया। लेकिन तीनों नीतियों का क्या है, हाई सुप्रीम कोर्ट से बड़े एक्सपर्ट वकला को हायर किया इन्होंने, बड़े बड़े एक्सपर्ट वकीलों को हायर किया, भाई करोड़ों रुपए खर्च किए सरकारी खजाने से। फाइल राजभवन में जाके अटक जा रही है। भाई अटक जाती है। आप क्या, आपका एडवोकेट जनरल आपका क्या करता, एक्सपर्ट आपके एडवोकेट्स आते, वो क्या करते, किस तरह बनाते कि खामियां रह जाती, त्रुटियां रह जाती, टेक्निकल प्रॉब्लम रह जाते उसमें, क्या कहाँ है? आप किस लोग आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रल के लोग दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सरकार की ही मंशा सही नहीं है। मंशा सही होती तो 1932 का खतियान जो था, अभी देखिए 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात की थी इन्होंने मैनिफेस्टो में, अभी 60-40 का रेशियो लिया है, 60% यहाँ के। भाई अपनी ही बात में आप डिफर कर रहे हैं, अपनी बात में डिफर क्यों कर रहे हैं? आप झारखंड पे आप देखिए बरही की जमीन का अगर आप नाइंसाफी होगी उस बच्चे के साथ, तकरीबन 2 साल पहले इसी बरही की सरजमीन पे इंजीनियर शाबान अंसारी जो जॉब होल्डर था, 50,000 रुपये उसकी सैलरी थी, उसको लिंच कर दिया यहाँ के लोगों ने। 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, 3 लोगों को पैसे और पावर की बुनियाद पे 3 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, 6 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन उसमें भी लिपापोती की जा रही है। और हैरानी की बात है, आश्चर्यचकित हैं हम, बड़ी हैरत हो रही है कि उस बच्चे को, इस इंजीनियर बच्चे को, उसके फैमिली मेंबर को आज तक 1 रुपये मुआवजे के रूप में नहीं मिला, 1 रुपये नहीं मिले। आप अपनी पार्टी की ओर से और अपने कार्यकर्ता की ओर से आप झारखंड में किस तरह का प्रेजेंस देख रहे हैं अभी अपनी पार्टी? देखिए हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल तक हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने संगठन को एक नया आयाम, नया एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, उरूज बख्श रहे हैं। बहुत निचले स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे बगैर 2024 में कोई सरकार नहीं बन सकती इंशाल्लाह रहमान। हाल के कुछ दिनों में ही डुमरी उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या आपकी उम्मीदवारी रहेगी? 100% इंशाल्लाह रहमान। दारुस्सलाम जो हेडक्वार्टर है हमारी पार्टी का, वहाँ से बैरिस्टर साहब का, हमारे सुप्रीमो का, हमारे पार्टी के जो प्रभारी हैं, झारखंड इंचार्ज हैं जनाब माजिद हुसैन साहब, उनका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आया है, हिदायत मिली है कि हर हाल में हम डुमरी का चुनाव, चूँकि झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट हमारे मौलाना अब्दुल मुबिन रिजवी साहब वो लाए थे, और इंशाल्लाह हम हर हाल में ये चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमें जीतेंगे। आप पर और आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता है कि AIM सिर्फ चुनाव के टाइम में आती है और वोट काटती है, जिससे बीजेपी को बेनिफिट मिल जाता है, और ये भी आरोप लगता है कि आपकी बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे भाई तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे हमारे प्रेसिडेंटशिप को, जो हम लोग की टीम गठित होकर हैदराबाद से आए हम लोग, उस वक्त से हम लोग लगे हुए हैं कंटिन्यू। हम चुनाव के वक्त में, आज तो चुनाव नहीं है, आज हम बरही में आए हैं, आज चुनाव तो नहीं है, कल भी नहीं होने वाला, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी नहीं होने वाला ना, चुनाव नहीं है। हमारी अपनी जो पॉलिसी है, हमारा जो मिशन है कि लोगों को, मुसलमानों के साथ साथ तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछले वर्ग के लोगों को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, खुद मुख्तार क़यादत देना, आत्मनिर्भर नेतृत्व देना, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करना। ये हमारे बैरिस्टर साहब को आप हमेशा सुनते होंगे
कि जब तक देखिए, जब तक अपनी लीडरशिप नहीं होगी। आज 4 नाकार है, 2 मंत्री भी हैं और 2 मुस्लिम विधायक, 4 विधायक हैं, 4 नहीं 40 भी हो जाएं दूसरी पार्टियों के, वो सेल्फ डिपेंडेंट अगर नहीं हैं तो आज देख रहे हैं हमारे हालात। कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है, कोई हमारी आवाज़ बनने वाला है? एक बगार निकलती है उनकी ज़ुबान से, किसी के ज़ुबान से नहीं। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप के लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल लीड एंड सक्सीड। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में झारखंड में क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? देखिए, मुद्दे निश्चित रूप से विकास के मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं, हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार हमको नहीं मिले। मौलिक अधिकार से भी ऊपर उससे भी ऊपर एक अधिकार होता है हर इंसान का। इस धरती पे पैदा होने वाले हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, पैदाइशी हक है कि उसको खाने के लिए अन्न दिए जाएं, पीने के लिए शुद्ध पानी दिए जाएं, आपके अच्छे इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स दिए जाएं, किसानों के खेत में पानी का इंतज़ाम हो, सिंचाई का इंतज़ाम हो, उनको खाद बीज फ्राहम किए जाएं, तालीम के लिए आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे मेयारी जो स्टैंडर्ड एजुकेशन दे सकें। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन के मामले में ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इन सब पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो सरकार की बात मैं बता रहा हूँ कि मौलिक अधिकार तो दूर की बात, हमको अभी तक हमारे जन्म सिद्ध अधिकार से भी वंचित रखा गया। आप देख रहे हैं इसी झारखंड की धरती पे कि हमारी आदिवासी बहनें भात भात कह के दम तोड़ देती हैं। वो झारखंड जिसकी वजह से बिहार को भारत का रूर कहा जाता था, यानी जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदा है, जो कुदरती वसाइल हैं, मैंने इतने वसाइल हैं कि पूरे भारत को हम बिठा कर खिलाने की क्षमता है। लेकिन हमारे लोग भूखे हैं, पलायन कर रहे हैं। हमारे लोग गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी पलायन कर रहे हैं। उनका न सिर्फ आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण भी हो रहा है, शारीरिक शोषण भी हो रहा है, नैतिक शोषण भी हो रहा है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, जिनका नाम इंडिया रखा गया है, और उससे आपको बाहर रखा गया है। तो क्या लगता है कि आपको बाहर रखने से क्या बीजेपी को जो हराना चाह रही है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाह रही है, इंडिया गठबंधन वो पूरा कर पाएगी जो वो सोच रही है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी के नक्शे कदम पे ये INDIA जो अलायंस है वो चल पड़ा है। चूँकि इससे पहले जो बीजेपी के लोग हैं, RSS के लोग हैं, वो खुद को वो देश से डिनोट करते हैं कि हम देश हैं। बीजेपी को किसने बोला? बीजेपी को किसने बोला? बीजेपी से अगर असहमति व्यक्त की, इसका मतलब देश से अहमति, यानी देश से खुद को जोड़ लिया। अब इन लोगों ने क्या चालाकी की कि खुद को ही आप देश से जोड़, कल तो वो वर्बली मौखिक रूप से जोड़ रहे थे ना अपने आप को, इन्होंने प्रैक्टिकली इंडिया अपने आप को घोषित कर दिया ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो इनका इंडिया है वो INDIA नहीं है, इनकी निगाह में है। हमारी निगाह में ये INDEA है, इंडियन नेशनल्स डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस। इंक्लूसिव अलायंस नहीं है। अरे भाई, इस देश की 50% प्लस आबादी को आपने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया। मुसलमान 21-22% नहीं है, दलित 21 से 22% नहीं है, आदिवासी 11 से 12%। सिर्फ एक चेहरा है जो इस झारखंड प्रदेश का भी सर्वमान्य चेहरा नहीं है। झारखंड के भी आदिवासी भाई उनको अपना नेता नहीं मानते, हेमंत सोरेन साहब को। सिर्फ एक आदिवासी चेहरा आपने देखा, यानी 50% आबादी वाला चेहरा नहीं है उनका। जो इंडिया अलायंस जो उन्होंने INDIA बनाया, उसके वोट परसेंटेज जानते हैं कितना है? हैरत होगी, इनके पास आंकड़ा नहीं लगता, अरिथमेटिक इन लोगों ने नहीं पढ़ा है। 15 से 20% वोट के मालिक हैं। आपको मालूम है 30 से 35% वोट इंटैक्ट है बीजेपी का, इंटैक्ट है। 50% प्लस हम लोग हो गए, कितने हो गए? 85% हो गए। 15 to 20% में ये क्या कर लेंगे? ये 15 में आंकड़ा नहीं है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने यही गलती की, कैलकुलेशन नहीं किया उन्होंने। जिस यादव भाइयों की आबादी 7.5% थी ना, उनके साथ आप चले गए ना। मायावती 21 से 22%, उनको आप लोगों ने नहीं मनाया, दलित को नहीं मनाया। अगर ये मनाया गया होता तो आज ये फासिस्टों की हुकूमत होती क्या उत्तर प्रदेश में, या इस देश में भी क्या नेशनल लेवल पे ये बीजेपी की सरकार आती क्या? नहीं, आपके पास कैलकुलेशन नहीं है, अरिथमेटिक आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। अरिथमेटिक पढ़िए,
कैलकुलेटिव हुई है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ झारखंड प्रदेश AIM के प्रदेश अध्यक्ष साकिर जी। तो आप कमेंट करके बताएं अपनी प्रतिक्रिया। आप देख रहे थे द न्यूज़ खजाना, मैं जबाज जोहार।